हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट क्लास में मैंने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कराए थे कि अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम जो भी पूछ सकता है एग्जाम में, वो सब मैंने स्टार्ट करवाए थे। बेसिकली मेरे ख्याल से 3 टाइप्स कर लिए थे। ठीक है, तो बस आगे और भी टाइप्स आज अलग अलग देखने वाले हैं। लास्ट टाइप जो था वो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे एक बेस थे। ठीक है, जो भी टाइप्स बेस थे अभी तक। लास्ट जो टाइप 3 था वो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे, जिसपे तुम्हें फॉर्मूला तो पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसी का यूज करते हुए एक अलग टाइप का आज मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। ये एनटीएससी में पूछते हैं और बोर्ड में हो सकता है पूछें। ठीक है, तो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं। ये आगे भी जब 11th और 12th में जब मैथ्स परस्यू जो भी करते हैं तो उनको भी ये क्वेश्चन रेगुलरली दिखेगा उसमें, फिजिक्स में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट, बोट के बारे में पूछते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो देखो यहाँ पे कहानी क्या होती है कि सपोज यहाँ पे एक रिवर है। ठीक है, ठीक है, रिवर में फ्लोइंग वाटर रहता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बोट यहाँ पे अगर चलाता हूँ, ठीक है, सपोज बोट, तो बोट अगर मैं आगे की तरफ में रो कर रहा हूँ, ठीक है, तो मान लो कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो भी नदी का जो स्पीड है वो v स्मॉल s मान लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, और स्पीड ऑफ बोट मान लेते हैं v ऑफ b है। ठीक है, बोट जो अपन जितने स्पीड से चला सकते हैं मान लेते हैं वो vb से चला रहे, vb के स्पीड से कुछ चला रहे। ठीक है, तो अगर मैं स्पीड बोट जो है वो स्ट्रीम के डायरेक्शन में जाता हूं तो ऑब्वियस ही बात है कि मुझे ज्यादा स्पीड आएगी, क्योंकि स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जिस डायरेक्शन में मैं बोट रो कर रहा हूँ, राइट। तो मेरी जो स्पीड है, फाइनल जो स्पीड है मुझे जो मिलेगी वो होगी vb और vs का एडिशन। तो इसीलिए इसे कहते हैं, जब स्पीड और बोट जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम। और अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड की बात की जाए तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर देखोगे कि डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी मिल रही है तो वो मिलेगी vb प्लस vs। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड इस तरीके से आएगी। सिमिलरली अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि अगर बोट सपोज अगर रिवर जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं vs स्पीड से फ्लो कर रहा है, और अगर तुम बोट चला रहे हो यहाँ पे और वो चला रहे हो अपोजिट टू द स्ट्रीम, ठीक है, तो ये vb इस तरीके से बोट चला रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बोट इस तरीके से चला रहे हो vb अपोजिट, ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई मान लो, यहाँ पे कोई मान लो, ठीक है, तो अपोजिट अगर चला रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है ये बोट तभी चल पाएगी जब वो जो बोट की जो स्पीड जिस स्पीड से तुम रो कर रहे हो उसकी स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी, तभी वो इस साइड जा पाएगी। अगर स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा हुई तो इसका मतलब तुम्हारी बोट पीछे ही जाएगी। तो बोट को अगर आगे जाना है इसका मतलब अपस्ट्रीम जा रहे हैं, अपस्ट्रीम का मतलब अपोजिट टू द स्ट्रीम, अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम की स्पीड अगर देखी जाए तो ऑब्वियस ही बात है कि vb बोट की जो स्पीड है वो स्ट्रीम के स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। और फाइनल जो स्पीड आएगी, मतलब कितने स्पीड से तुम ऊपर जा रहे हो, तो वो दोनों का माइनस आएगा। क्यों माइनस? क्योंकि जो रिजल्टिंग स्पीड रहेगी, फाइनल जो स्पीड रहेगी, बोट जितना भी तुम स्पीड से चलाओ लेकिन उतनी स्पीड से चलेगी नहीं, क्योंकि अपोजिट फोर्स आ रहा है हमारे पास। किसका फोर्स आ रहा है? स्ट्रीम जिस रिवर जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो अपोज कर रही है हमें। इसीलिए जो फाइनल जो स्पीड रहेगी, जिस स्पीड से तुम ऊपर जा रहे हो अपस्ट्रीम में, वो क्या रहेगा? बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, तो वो कहलाती है अपस्ट्रीम स्पीड और ये डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो ये दो चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, क्वेश्चन अगर करना है इस पे। ठीक है, याद रखना डाउनस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम क्या होगा, अपस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के अपोजिट। क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर। तो अब देखो स्टिल वाटर का मतलब क्या है कि अगर बोट स्टिल वाटर में है कि पानी बह नहीं रहा है, सपोज मान लो एक लेक है, लेक में अगर तुम बोट की स्पीड अगर मेजर कर रहे हो तो वहां पे उसने मेजर किया है, इसका मतलब ये जो है वो vb है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसको तुम लिखोगे vb। ठीक है, vb से रिप्रेजेंट करो, क्योंकि बोट की स्पीड है ना, कितने स्पीड से तुम चला रहे हो। स्टिल वाटर में तो जितनी तुम्हारी स्पीड होगी उतनी ही स्पीड तुम्हारी फाइनल रिजल्टिंग स्पीड रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो पानी जो है वो स्टिल है। ठीक है, vb वो कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। तो हो क्या रहा है कि मान लो ये रिवर है और रिवर इस तरीके से फ्लो कर रहा है vs। देखो हमें निकालना क्या है, वैसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम में निकालना है, तो पहले वो लिख लेता हूं,
कि अननोन जो क्वांटिटी है वो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब जो भी नदी नहर जो भी बह रही है उसकी स्पीड, तो उसको मैं वीएस से डिनोट करता हूं और मुझे पता नहीं है इसलिए वो मैं इसको अननोन है उसको एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स किलोमीटर पर आवर में ही निकालेंगे क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में ही है, ठीक है। फिर देखो अब एक रिवर है या फिर नहर है जो भी है मान लो, ठीक है। मान लो ये स्पीड इससे फ्लो कर रहा है, ये किस स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है एक्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ठीक है, नदी यहां से बह रही है। तो पहले क्या हो रहा है, इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न टू डाउनस्ट्रीम टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट। तो इसका मतलब वो ओरिजिनली यहाँ पे है, वो पहले क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे इस तरीके से जाएगा बी पॉइंट तक अपस्ट्रीम और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 30 किलोमीटर। तो ए पॉइंट से लेके ए टू बी जा रहा है, सबसे पहले ए टू बी वाला जो क्या है, ए टू बी तो अपस्ट्रीम हो जाएगा क्योंकि अपोजिट टू द स्ट्रीम ओपन कर रहे हैं, और ए टू बी के बाद वापिस से क्या हो रहा है एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट, मतलब बी टू ए डाउनस्ट्रीम। तो ये जो पूरा जो ट्रिप है वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, तो 4 आवर्स 30 मिनट्स में कवर कर पा रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और वापस से 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया। तो ये पूरा कितने टाइम में कवर कर रहा है 4 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। तो मैं चलो टाइम निकालते हैं, टाइम टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम जो रहेगा, टाइम फॉर अपस्ट्रीम निकालना पड़ेगा, टाइम फॉर गोइंग अपस्ट्रीम मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, और टाइम फॉर गोइंग डाउनस्ट्रीम कि नीचे आने में भी कितना टाइम लगा। तो ये सोचना है तुम्हें कि ऊपर और नीचे जाने में कितना टाइम लगा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टाइम तो हमें दिया हुआ है 4 आवर्स 30 मिनट्स। अगर इसको आवर्स में लिखेंगे तो 30 मिनट्स को क्या लिख सकते हो, 30 मिनट्स को हाफ लिख सकते हो, हाफ एन आवर। तो ये क्या लिख सकते हो 4.5 यानी 4.5 आवर्स लिख सकते हो इसको। तो टोटल टाइम जो है वो है 4.5 आवर्स। ये मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा 4 आवर्स 30 मिनट्स, 30 मिनट मतलब आधा घंटा रहता है, इसमें मैंने 4.5 आवर लिखा, ठीक है। टाइम फॉर अपस्ट्रीम, तो अभी सबसे पहले ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर जा रहा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम तो पता ही है सबको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम जाने में डिस्टेंस जो है वो तो 30 किलोमीटर ही है, राइट। ऊपर जाने में डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सोचना तुम्हें यह है कि ऊपर जाने में स्पीड क्या रहेगी। तो देख सकते हो ऊपर जा रहा है, जब ए टू बी जा रहा है तो बोट की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी मैंने मानी है x किलोमीटर पर आवर। तो ऊपर जाने में टोटल स्पीड देखो, बोट की स्पीड 15 है, तो स्ट्रीम की स्पीड x है, तो फाइनली कितना आएगा 15 माइनस x। तो इसकी स्पीड है हमारे पास, अपस्ट्रीम स्पीड वो है 15 माइनस x। सिमिलरली प्लस टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस तो वापस से उतना ही है क्योंकि बी टू ए भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा जितना ए टू बी डिस्टेंस रहेगा, बस नीचे आने की स्पीड थोड़ी सी अलग रहेगी। वो क्या रहेगी देखते हैं। तो देखो नीचे आ रहा है तो बोर्ड भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रही है, तो स्ट्रीम और बोर्ड की स्पीड दोनों एड अप हो जाएंगी और ज्यादा तेजी से नीचे आएगा। बट ऑब्वियसली है तो रिवर के अपोजिट जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, रिवर के नीचे आने में ज्यादा फटाफट आएगा, ठीक है। तो 15 प्लस x, तो इस तरीके से इक्वेशन तैयार। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको x लेके आ जाओ। 4.5 मैं x लिख नहीं रहा हूं क्योंकि सब कुछ आवर्स में ही चल रहा है। ये देखो किलोमीटर किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर सब कुछ आर में ही चल रहा है, ठीक है। तो 4.5 मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये इधर और दोनों का प्रोडक्ट को सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू, देख सकते हैं न्यूमरेटर में 13 कॉमन आ रहा है, देख सकते हो 30 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 15 प्लस एक्स और ये इस साइड आएगा तो प्लस 15 माइनस एक्स। तो इस तरीके से मैंने मतलब फटाफट एक स्टेप पे सिंप्लीफाई कर दिया है। तुम लोग अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी 30 और ये भी 30, तो ये तो कितना हो गया 900 हो गया, ठीक है। ये 4.5 है, तो तुम चाहिए तो 4.5 को 9/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9/2। तो 9/2 को जब तुम यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा 2/9, तो 9 वन जा 900 जा, तो राइट हैंड साइड में बन जाएगा 200। मैंने 4.5 को लिखा 9/2 लिख सकते हैं, और 9/2 को इधर भेजा तो वो हो जाएगा 2/9। और यहाँ पे जो बचा है उसको तुम मल्टीप्लाई करते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो बन जाएगा 15 का स्क्वायर जो कि होता है 225 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम चीज 225 माइनस एक्स स्क्वायर।
x2 को उधर भेजो, 200 को इधर भेजो, तो 225 माइनस 200, तो वो बच जाएगा बस 25, और वहां पे आएगा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू प्लस एंड माइनस 5 ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव तो वैल्यू आएगी नहीं, बस तुम्हें पॉजिटिव ही लेना है। तो एक्स इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो नदी बह रही थी तो वो 5 किलोमीटर पर आवर के बह रही थी, बहुत स्लो बह रही थी, और बोट की स्पीड जो थी वो 15 किलोमीटर पर आवर थी। तो जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा था उसकी स्पीड कितनी होगी, देखो 15 प्लस 5, उसकी स्पीड 20 हो जाएगी। लेकिन जब वो अपस्ट्रीम आ रहा था तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, तो उसकी स्पीड रहेगी 15 माइनस 5, क्योंकि अपोज कर रहा है माइनस करना पड़ेगा, यानी ऊपर जाते हैं उसकी स्पीड 10 रहेगी, नीचे आते हैं उसकी स्पीड 20 रहेगी। तो देख सकते हो नीचे आते हैं उसकी वो फटाफट आएगा और ऊपर जाते हुए थोड़ा धीरे जाएगा, राइट। और एक और चीज, अगर तुमने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा होता कि टाइम कितना लगा, ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, तो देखो हमने ये दोनों चीजें निकाली हुई है। एक्स की वैल्यू निकाल ली 5, तो देखो एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये जो है ये टाइम फॉर अपस्ट्रीम है, मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो 30/5 माइनस 15 माइनस 5 10, तो 30/10 विच इज 3। तो इसका मतलब ऊपर जाने में उसको 3 घंटे लगे, और नीचे आने में देखो यहाँ पे 5 पुट करो, 30/20, तो ये बन जाएगा 3/2 यानी 1.5। तो ऊपर जाने में उसको 3 घंटे लगे, लेकिन नीचे ऊपर जाने में 3 घंटे लगे, लेकिन नीचे आने में वो 1.5 घंटे में आ गया। मतलब देखो पूरा कितना बचता है उससे टाइम, क्योंकि अपस्ट्रीम जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन डाउनस्ट्रीम जाओगे तो फटाफट पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ये सब कंसेप्चुअली आइडिया आना चाहिए सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप लिखा है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वर्क एंड टाइम। वापिस से ये वाले क्वेश्चन भी बहुत टिपिकली पूछते हैं कि ये एनटीएससी में पूछ सकते हैं, एनटीएससी एग्जाम में, या फिर तुम लोग इसमें भी अपना बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, और हायर तो आना ही है, मतलब 11-12 में जो परस्यू करेगा उसको तो ये टॉपिक्स आने ही चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक आइडिया कवर कर रहे हैं इसके अंदर, देखना ध्यान से। अब इसमें वर्क एंड टाइम का मतलब क्या है कि एक अगर जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया, पढ़ सकते हो तुम लोग कि अगर एक पाइप है वो एक वेसल को इतने घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप एक दूसरे उसी वेसल को इतने कुछ और घंटे में भर रहा है, तो अगर दोनों पाइप साथ में चलेंगे तो कितने घंटे में भरेगा। तो ऐसे टाइप के कुछ रैंडम क्वेश्चंस होते हैं कि कुछ यहाँ पे 2 ही पाइप है, हो सकता है 3 पाइप हो सकता है 4 पाइप हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, अलग अलग केसेस, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर, साथ में बह रहे हैं, कैन फिल अ सिस्टम इन 3/13 मिनट्स। तो दोनों पाइप जब साथ में भर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर सिस्टम है, सिस्टम मतलब ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर दोनों पाइप साथ में भर रहे हैं, ठीक है, अगर साथ में है तो वो कितने घंटे में भरेंगे, 3/13 मिनट्स में भरेंगे। सर घंटा नहीं है, मिनट्स है। तो दोनों पाइप अगर साथ में चालू है तो वो 3/13, या फिर इसको लिख सकते हो कितना, 39 40/13 मिनट्स में पूरा भर जाएगा। ये जो भी ये सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा भर जाएगा अगर दोनों साथ में बह रहे हैं तो, ठीक है, पूरा का पूरा। फिर आगे क्या दिया है, इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट्स मोर देन द अदर, ठीक है। तो अगर एक पाइप को सपोज मान लो x मिनट लग रहे हैं, तो दूसरा जो फास्टर जो पाइप भर रहा है, ऑब्वियसली बात है दोनों की स्पीड सेम नहीं है, ठीक है। तो अगर सपोज ये पाइप 1 बोल देता हूं और ये पाइप 2 बोल देता हूं, सपोज मैं उसी सिस्टम को भरना है मुझे, और मैं बस यहाँ पे पाइप 1 को ही चालू करूं, ठीक है, पाइप 1 यहाँ पे बंद कर देता हूं। तो पाइप 1 अगर बस चालू है तो मान लेते हैं कि ये x मिनट में भर रहा है, ठीक है। पाइप 1 जो है वो स्लोअर पाइप है, या फिर चलो पाइप 1 फास्टर पाइप है, तो या फिर चलो स्लोअर ही लेते हैं, x मिनट में भर रहा है। तो पाइप 2 को कितना टाइम लगेगा, सोचो। ये मैं इसको बोल देता हूँ, क्या बोलूं इसे, इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट्स मोर देन द अदर, तो एक पाइप को 3 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो इसको बोल देते चलो ये फास्टर पाइप है, ठीक है। फास्टर पाइप को x मिनट्स लग रहे हैं, तो दूसरा जो पाइप है वो ऑब्वियसली बात है स्लोअर पाइप है, इसको बंद कर दिया P1 को, तो P2 चालू किया, तो ये स्लोअर पाइप को कितना टाइम लगेगा, स्लोअर पाइप को ऑब्वियसली बात है इसको अगर x मिनट लग रहा है तो वो 3 मिनट उसको ज्यादा लग रहे हैं, एक पाइप को दूसरे पाइप से 3 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो ये थोड़ा जल्दी भरेगा। यहाँ पे जो टाइम रहेगा वो कम रहेगा, टाइम x रहेगा, और जो स्लोअर पाइप रहेगा उसका टाइम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि धीरे भर रहा है। तो यहाँ पे कितना मिनट ज्यादा है, देखो 3 मिनट, यानी इसको भरने में पूरा वेसल x+3, क्योंकि इसको x मिनट लग रहे हैं तो इसको x+3 मिनट्स लगेंगे। तो देखो ध्यान से, अब क्या पूछ रहा है
देन फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टर्न सेपरेटली। मतलब मुझे बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना है कि हर एक पाइप जो है वो जब अलग अलग भरता है तो वो कितने टाइम में भर रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डेटा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे कुछ इसका वॉल्यूम भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे, तो देखो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे 40/13 जो मिनट है, ठीक है, उसको अपन सोच रहे हैं चलो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, यहाँ पे कितना कितना अमाउंट ऑफ वाटर भर चुका है, तो उसको अपन 1 पकड़ के चलते हैं कि टोटल इसमें वॉल्यूम 1 लीटर बोलो या जो बोलना है बोलो, बस 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तुम चलो वी भी मान सकते हो, वी मानने से आगे जाके कैंसिल ही हो जाता है, वी वॉल्यूम भी मान सकते हो, वी लीटर्स वॉल्यूम है उसके अंदर। या फिर इसी अभी वो देखो सिस्टम तो जिसमें इतना है इसमें भी तो उतना ही होगा ना जितना इसमें भरा है। अगर इसमें वी लीटर्स है तो इसमें भी वी लीटर है, मैंने इसमें 1 माना है तो इसमें भी 1 ही रहेगा। सिमिलरली ये भी उतना ही है, तीनों सिस्टम तो सेम है, सेम सिस्टम को भर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम सिस्टम को भर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम भी कितना रहेगा 1 लीटर। तो सबका सेम वॉल्यूम रहेगा, तुम चाहे तो 1 मानो या फिर वी मानो, कुछ अननोन लेके कर सकते हैं, लेकिन वी आफ्टर लास्ट में कैंसिल ही हो जाएंगे। चलो दोनों तरीके से होता था। ठीक है, तो जब दोनों पाइप चल रहे हैं, ठीक है, जब दोनों पाइप चल रहे हैं तो उसको कितने टाइम में भरना, देखो ये लीटर, ये कितना वॉल्यूम है अपना और ये कितना है अपने पास टाइम है। ठीक है, तो टाइम कितना है 40/13 मिनट्स। ठीक है, तो अब एक चीज सोचो कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम, टोटल फिलअप करने में टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल अप द सिस्टम, इस केस में बोल रहा हूं व्हेन बोथ पाइप्स ऑन। स्टेटमेंट तो अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, व्हेन बोथ पाइप्स आर ऑन ऐसे लिख देना खुद से। टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल अप द सिस्टम व्हेन बोथ पाइप्स आर ऑन इज इक्वल टू 40/13 मिनट्स। ठीक है, ये सबसे पहले स्टेटमेंट है कि दोनों पाइप जब ऑन है तो टोटल सिस्टम भरने में उसको 40/13 मिनट्स लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद पोर्शन ऑफ द वेसल या फिर सिस्टम फिल्ड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में उसने कितना वेसल भरा होगा ये सोचो। तो देखो 40/13 मिनट्स में पूरा एक वेसल भर रहा है, मतलब पूरा 1 लीटर, मान लो ये 1 लीटर है। ठीक है, वॉल्यूम मैंने माना है, तुम चाहे तो वी लीटर भी मान सकते हो, इसको ऐसे वी से वी लीटर से भी प्रोसीड कर सकते हो, दोनों से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम वी लीटर है, मतलब 40/13 मिनट में पूरा वी लीटर भर रहा है, तो सोचो या फिर 1 लीटर भर रहा है, तो इस एक मिनट में कितना पोर्शन सिस्टम का भरेगा, तो वो भरेगा 1/40/13 मिनट्स, ये सोचो, राइट। तो ये कितना बन जाएगा 1/40, मतलब पोर्शन है, मिनट्स नहीं, ये तो पोर्शन आएगा, तुम चाहे इसको लीटर बोल सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पे पोर्शन लीटर में माना है। तो टोटल 1 मिनट के अंदर 13/40 जो है वो लीटर इसका भर रहा है, 1 मिनट में इतना भर रहा है, तो 40/13 मिनट में वो पूरा भर जाएगा, 1 लीटर पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/, करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इसको देखते हैं, अभी ध्यान से देखना, इसको देखो, पोर्शन ऑफ द सिस्टम फिल्ड इन 1 मिनट बाय पाइप 1 ओनली। तो देखो ये चीज सोचो कि बस अगर पाइप 1 चालू है, ठीक है, तो 1 लीटर x मिनट्स में भर रहा है, तो इसका मतलब 1 मिनट के अंदर कितना पोर्शन भर जाएगा, कितना लीटर भरेगा, तो वहां पे भी वही करना पड़ेगा 1/x लीटर। तो ये आ गया अपना पहली चीज कि 1/x लीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना पोर्शन उसने 1 मिनट के अंदर भरा है जब बस पाइप 1 चालू है। सिमिलरली सेम स्टेटमेंट 1 मिनट के अंदर बाय पाइप 2 ओनली, तो बस पाइप 2 अगर चालू है तो वो कितना भरेगा, तो वो भरेगा, देखो 1 लीटर है तो 1/x+3 लीटर। तो ये चीज देखो कि दोनों, यहां पे लिखना चाहिए मुझे दोनों पाइप, बाय बोथ पाइप्स ऐसे लिखना चाहिए, व्हेन बोथ पाइप्स आर ऑन ठीक है, तो जब दोनों पाइप्स ऑन है तो 1 मिनट के अंदर इतना पोर्शन भर गया। जब पाइप 1, बस ओनली पाइप 1 ऑन है तो 1 मिनट के अंदर इतना पोर्शन भर गया। सिमिलरली जब बस पाइप 2 ऑन है तो 1 मिनट के अंदर इतना पोर्शन भर गया। क्लियर है ये?
अब देखो कि जब दोनों चालू है तो 13/40 आ रहा है, तो ये जो पोर्शन जितना 1 मिनट के अंदर भर रहा है दोनों पाइप की वजह से, तुम क्या कर सकते हो, 13/40 को इन दोनों के एडिशन में बोल सकते हो। देखो ये चीज क्या किया हमने कि 1 मिनट के अंदर जो पाइप 1 भर रहा था बस, और 1 मिनट के अंदर जो पाइप 2, जितना पोर्शन पाइप 2 ने भरा, दोनों को मिलाओगे, ये दोनों का जो पोर्शन मिलाओगे, ये भी लीटर में है, ये भी लीटर में है, तो 1 मिनट के अंदर दोनों ने मिला के कितना भरा, तो 1/x प्लस 1/x+3 इतना भरा 1 मिनट के अंदर दोनों ने मिला के। और ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था कि 1 मिनट के अंदर दोनों अगर चालू है तो दोनों कितना पोर्शन भरेंगे 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई है, बस तुम्हें अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि जगह कम है, तुम्हें एक बार खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, 40 यहाँ पे भेज दिया, ये बन जाएगा x+3+x, तो ये बन जाएगा 13x² प्लस 39x इज इक्वल टू 40, ये 2x बन रहा है तो ये बन जाएगा 80x, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, प्लस 120। फिर सबको एक साइड लेके आते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 13x², ठीक है, माइनस 39 और 80 तो -41 आएगा, -41x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देख सकते हो क्वाड्रेटिक बन रही है, जैसे कि यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक डायरेक्टली सॉल्व भी हो गया था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही है तो फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो चलो देखते हैं, 13 है और यहाँ पे 41 है, तुम चाहे तो सीधा आचार्य लगा सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, या फिर फैक्टराइज भी कर सकते हो, जगह अभी तो कम है, वैसे देखना ही पड़ेगा मुझे अभी फैक्टराइज करके। तो 120 का क्या क्या बन रहा है, 260, 230, 215, 3551 और यहाँ पे 13 भी एक है। तो चलो देखते हैं फैक्टर्स पेयर्स निकाल के देखते हैं, कोई मतलब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ऑफ कोर्स, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 24 और 65 और 24 से कुछ होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, 65 13 5 65 और 8 है 24, तो कितना जा रहा है देखो, बिल्कुल 65 और 24 इसके दो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 13x² माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 13x प्लस यहां पे कितना कॉमन आएगा, 120 में पूरा 24 कॉमन आ जाएगा, तो 13x प्लस 24 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू दो वैल्यूज आ रही है, -24/30 और 5। इसका मतलब नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो ओनली आंसर आएगा हमारे पास x की वैल्यू 5। और x की वैल्यू 5 का मतलब क्या है कि जो फास्टर पाइप है वो 5 मिनट के अंदर पाइप मतलब पूरे वेसल को भर सकता है, और जो स्लोअर पाइप है वो 5 + 3 यानी 8 मिनट के अंदर पूरे वेसल को भर सकता है। और दोनों साथ में चालू है तो वो टोटल 40/30 मिनट्स में भर सकते हैं। देखो 40/30 मतलब कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3.1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट दोनों अगर पाइप चालू है तो 3.1 मिनट में भर सकता है। फास्टर पाइप 5 मिनट में भरेगा, स्लोअर पाइप 8 मिनट में भरेगा। देख सकते हो 5 8, और दोनों अगर चालू है तो ज्यादा फास्ट रहेगा, वो कितना 3 पॉइंट समथिंग। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो अगर मैंने यहाँ पे 1 लीटर की जगह ये भी माना होता कि ये V लीटर है तो उससे भी हो जाता। देखो बस यहाँ पे चेंज क्या करना पड़ता कि यहाँ पे मुझे 1 की जगह ये V लिखना पड़ता, यहाँ पे मुझे 1 की जगह V लिखना पड़ता, क्योंकि सिस्टम तो चेंज नहीं हो रहा है, जो भी हमारा वेसल है वो तो सेम ही है सबके लिए, एक ही वेसल को भर रहे हैं, तो ये भी V इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी अगर लिखोगे तो ये देखो क्या बन जाएगा 13V/40, यहाँ पे भी 13V/40, V/x, यहाँ पे भी देखो V/x+3। तो देख सकते हैं फाइनली जब V और V सब में से कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि V लो या फिर 1 लो, फर्क नहीं पड़ने वाला, अननोन अगर लेते हो तो आगे जाके कैंसिल होना ही है। ठीक है, तो इस V से भी कर सकते हो, अज्यूम द सिस्टम इज ऑफ वॉल्यूम V liters, assume the vessel is of volume V liters, therefore portion of the system filled in 1 minute when both pipes are on is equal to total volume जितना है और कितना टाइम में उसने भरा है। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर उसने इतना पोर्शन भरा, दोनों पाइप जब ऑन है। अगर सिंगल पाइप जब ऑन है तो 1 मिनट के अंदर उसने इतना पोर्शन भरा, अब दोनों पाइप ऑन है तो 1 मिनट के अंदर उसने इतना पोर्शन भरा। तो ये पोर्शन का खेल खेलना है तुम्हें, यहाँ पे याद रखना। तो ये टाइप के क्वेश्चन बहुत अलग होते हैं जो तुम्हें अच्छे से याद रखना है, इन क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी एक दो बार पूछे गए हैं, तो एक बार इनको भी अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं कि छोड़ दिया कुछ नहीं समझ में आ रहा, ऐसे नहीं करना, आना चाहिए सबको। ठीक है, अभी भी अगर इसमें भी कोई भी डाउट बचता है तो तुम्हें मुझे बोल सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है,
लिख लो इन दोनों क्वेश्चंस को, दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन है, फर्स्ट दो क्वेश्चन। और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे लेकिन इतना लिखो पहले। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पे जंप करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री में तुम्हें ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ जो भी बेसिक जो चीजें होती है ज्योमेट्री में, सर्कल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया, ये सब रोम्बस का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, जो भी है ज्योमेट्री के बेस अभी तक अपने जितना भी 9th स्टैंडर्ड तक सीखा है, और अभी 10th स्टैंडर्ड में भी जब जाएंगे तो उस टाइम और भी देखेंगे। तो उसी के लिए उसमें ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स आने चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में बस इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टेटमेंट्स को तुम्हें सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखना है, जो भी इंग्लिश स्टेटमेंट्स है उनको बस बाकी सॉल्व करके वापस से उसको इंग्लिश स्टेटमेंट के थ्रू बताना है। तो बस समझो वो क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो हमें पता नहीं है, तीनों साइड्स पता नहीं, उसने वही तो पूछा फाइंड ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो हम लोग, मैं क्या बोलूंगा, लेट द शॉर्टेस्ट साइड, सबसे पहले छोटी जो साइड है उसको मान के चलता है, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x मीटर्स, क्योंकि पूरे मीटर में कहानी है तो हम लोग x मैंने वेरिएबल माना है और मीटर यूनिट है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है एक चीज, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट साइड मैंने मान लिया है x मीटर्स, ठीक है। हाइपोटेन्यूज के बारे में बोल रहा है, तो हाइपोटेन्यूज देखो क्या है, हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कितना है, ऑफ अ ट्राइंगल इज 6 मीटर। देखो बहुत लोग क्या करते हैं गलतियां, कि सीधा 6 मीटर तो फुल स्टॉप समझ लेते हैं और सीधा हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 6 लिख देते हैं। आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ो, तुम लोग आप पूरा नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड कितनी है x, ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो शॉर्टेस्ट साइड के ट्वाइस से भी ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, तो 6 मीटर ज्यादा है। तो 2x ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड प्लस 6, ये हो जाएगा मीटर्स हाइपोटेन्यूज में, ठीक है, हाइपोटेन्यूज मीटर्स में। फिर सिमिलरली थर्ड साइड जो बची है, ठीक है, थर्ड साइड यहाँ पे लिख देते हैं। थर्ड साइड यहाँ पे मतलब क्योंकि 3 साइड होते हैं ना, तो ये तो आ गया x, ये आ गया 2x प्लस 6, ठीक है। अब बचा क्या है, इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज 2x प्लस 6 है, उससे भी 2 मीटर्स लेस, तो ये कितना बन जाएगा 2x प्लस 6 माइनस 2 प्लस 2x प्लस 4 मीटर्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4। तो देख सकते हो हमारे पास तीनों साइड्स आ रहे हैं, लेकिन तीनों साइड्स x के टर्म में है, तो तीनों को साइड्स का एक ही फॉर्मूला है जो कि तुम लोग बहुत अच्छे से याद होगा, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें मिल जाएगा एक रिलेशन जिसमें क्वाड्रेटिक मिलेगी, जो देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर। ये नाम होते हैं, ठीक है। अपोजिट मतलब ये अपोजिट या एडजेसेंट है हाइपोटेन्यूज, बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि तुमने सीखा होगा। बस यहाँ पे मैंने बस नाम दिया। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, तो 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट मान लेते चलो x है, तो x का स्क्वायर अपोजिट 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसको ओपन करना है, तो चलो करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 टू 12 टू 24x, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 टू 16x। सबको एक साइड लेके आते देख सकते हो, 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सबको इस साइड ला रहा हूं मैं, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बस बचा है यहाँ पे 16x 24x, तो 16 माइनस 24 बन जाएगा माइनस 8x, 16 माइनस 36 बन जाएगा माइनस 20। तुम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है तुम्हारी, अब बस तुम्हें फैक्टराइज करना है। किस मेथड से फैक्टराइज करना है वो तुम्हारे पे है, तुम चाहिए तो सीधा चल लगा लो, तुम चाहिए तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। तो जैसा तुम्हें मन कर रहा है वैसा कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपने नॉर्मल फैक्टराइजेशन मुझे पसंद है, जब छोटे छोटे एग्जांपल्स आते हैं ना तो यूजुअली फैक्टराइजेशन किया करो, फटाफट हो जाता है। तो 2 10s 2 5s 5 1s, तो देख सकते हो यहाँ पे 1 into 20 का प्रोडक्ट निकाल के उसको फैक्टराइज कर दिया। अब देखो 2 2 और ये 5 है, हमें 8 चाहिए, तो 4 और 5 तो होगा नहीं, 4 और 5 तो 9 हो जाएगा एडिशन, 8 कैसे आएगा, तो ये देखो 10 और 2, तो 10 माइनस 2 का 8, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 20
इज इक्वल टू 0। तो -8 को मैंने फैक्टर स्प्लिट कर दिया है, -10 + 2, x कॉमन x -10, 2 कॉमन x -10। तो देख सकते हो दो आंसर्स आ रहे हैं, दो फैक्टर्स आ रहे हैं, x -10 और x + 2। देयरफॉर x की वैल्यू क्या क्या आएगी, -2 और 10। अब x की वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर x नेगेटिव हो जाएगा शॉर्टेस्ट साइड नेगेटिव हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। Thus 3 sides are, तो तीनों साइड्स कौन कौन से हैं, शॉर्टेस्ट साइड जो है वो तो x ही है, ठीक है, 10 मीटर्स, कॉमा फिर यहाँ पे दूसरी वाली साइड देखो 10 यहाँ पे पुट करो तो 24, तो 24 मीटर, एंड हाइपोटेन्यूज में पुट करो 10, x की जगह 10, तो 2 10 20 प्लस 6 26 मीटर। तो 10 24 26 ये अपने तीनों साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है। तो ये सब चीजें तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, मेंसुरेशन में भी वही सब चीजें जो ज्योमेट्री में होती है। ज्योमेट्री में बेसिकली डायग्राम से समझना पड़ता है, मेंसुरेशन वैसा ही कुछ है, बस उसमें ये सब वॉल्यूम, एरिया, ये सब और भी चीजें आती है। मैंने जो बोला था एरिया ये सब इसमें नहीं आएगा, इसमें नॉर्मल ज्योमेट्री आएगा। ट्राइंगल कोई सिमिलर आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल सकता है, जो भी है ट्राइंगल्स पे जो भी ज्योमेट्री बेस्ड होता है वो सब इसमें क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन में यूजुअली हम लोग का एरिया, वॉल्यूम ये सब आ जाता है उसमें, ठीक है। तो मैं तो दोनों को एक ही कंसिडर करता हूँ कि ज्योमेट्री मेंसुरेशन दोनों साइड बाय साइड ही चलते हैं। तो अभी मैंने दोनों अलग अलग टाइप लिखा दिए हैं, तुम इस तरीके से ही लिखो, ठीक है। तो मेंसुरेशन में देखते हैं सीधा एग्जांपल यहाँ पे, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड हुज ब्रेड्थ इज 3, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो धीरे धीरे इंटरप्रेट करते हैं क्या बोल रहे हैं। तो एक उनको पार्क बनाना है, और कैसा पार्क, कि रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, इज टू बी डिजाइन्ड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। Therefore, length of rectangular park, ठीक है, आर्क पार्क लिखा मतलब समझ लेना रेक्टेंगुलर है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। ब्रेड जो है वो 3 लेंथ से 3 छोटा है, तो मेरा लेंथ मान लिया x मीटर्स है। देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, देख लेना यहाँ पे यूनिट कौन सी चल रही है, तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर ले लेना। अगर यहाँ पे किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो किलोमीटर में ले लेना, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर्स, ठीक है। और क्या है, therefore breadth ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना रहेगा ब्रेड, फिर सोचो ये चीज, क्योंकि ब्रेड जो है वो लेंथ से कम है 3 मीटर, तो x में से 3 मीटर हटा दो, तो x माइनस 3 मीटर, तो ये हो गया ब्रेड, लेंथ ऑफ ब्रेड आ गया है। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो ये तो पता ही है एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। मैंने एरिया क्यों निकाला है, क्योंकि एरिया की बात कर रहे, देखो आगे इट्स एरिया आगे कुछ लिखा है, तो मैं एरिया निकाल के रख देता हूं। तो लेंथ इंटू ब्रेड, तो x इंटू एक्स माइनस 3, तुम इसको चाहिए तो लिख सकते हो, यहां पे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क तो आ गया हमारे पास ये, ठीक है। इट्स अब नेक्स्ट लाइन, इट्स एरिया इज टू बी 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क। मतलब एरिया इसका दिया तो नहीं है, उसने बोला है कि ये जो एरिया है किसी और को जो भी फिगर है उसके एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। तो किसके एरिया की बात कर, देखो more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle। तो एक और पार्क है ऑलरेडी हमारे पास, और हमें ये डेटा पता है कि इस पार्क जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का पार्क है, कि इसके दो साइड सेम होंगे और ये बेस रहेगा, इसको बोलेंगे बेस, ठीक है। तो इसका जो एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का वो इसके एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, ठीक है। तो पहले तो इसके एरिया के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसके लिए आगे कुछ डेटा शायद गिवन रहे, ठीक है। शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इट्स बेस एज ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो इसका जो बेस है, बेस ऑफ ट्रायंगल पार्क, ठीक है। तो बेस ऑफ ट्रायंगल पार्क जो है, जो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का पार्क जो बन रहा है वो क्या है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है। तो ब्रेड्थ कितना है, देखो x माइनस 3 है, तो बेस जो है इसका बेस भी कितना रहेगा, x माइनस 3, क्योंकि ब्रेड्थ के बराबर ही बोल रहा है। एंड ऑफ एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड का मतलब सबको तो याद ही होगा, वो तो हाइट होती है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगुलर पार्क कितना दिया है, तो वो दिया है 12 मीटर्स। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क कितना होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस लगाओ उसको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क हाफ इंटू बेस तो कितना है x माइनस 3, हाइट कितना है 12, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो ये बन जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर लो 6x माइनस 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। अब देखो उसने क्या पूछा है, देखो बोला उसने क्या, एरिया
ऑफ रेक्टेंगल, मैं बस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क से कितना ज्यादा है, 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है, देखो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ये लिख रहा हूँ क्योंकि सब कुछ मीटर स्क्वायर में ही है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 6x माइनस 18 और ये तो +4 है। तो इस तरीके से इक्वेशन तैयार हो गई। अब बस इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है। तो -3x इसको इधर भेजो तो -9x बन जाएगा। ये -18 + 4 तो -18 + 4 -14 हो जाएगा और -14 को इस साइड भेजेंगे तो +14 हो जाएगा। तो देख सकते हो वापिस से छोटा सा क्वाड्रेटिक बन रहा है। मेथड तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। मैं नॉर्मली इसको फैक्टराइजेशन से ही कर रहा हूँ क्योंकि 14 को फैक्टराइज करने में एक ही तरीके से होगा, वो है 2 और 7। देख सकते हो 9 को भी 2 और 7 एडिशन। तो x² - 7x - 2x + 14 = 0। फैक्टराइज करोगे तो फाइनली ऐसा कुछ बनेगा, देखना x - 7 = x = 2। तो दो तरीके से आ रहा है, x = 2 और x = 7। अब तुम्हें चूज करना है कि कौन सा वाला सही है। तो देखो x = अगर 2 लेते हो तो लेंथ 2 हो जाएगा और ब्रेड्थ नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए 2 को जो है वो x की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रेड्थ नेगेटिव हो रहा है। तो ये सब चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करनी है स्टेटमेंट के थ्रू। x cannot be equal to 2 because if x equal to 2 then the breadth of the rectangular part will become negative, hence we cannot put x is equal to 2, therefore only answer is वो है x equal to 7। तो उसने पूछा क्या, find the length and breadth of the rectangular part, therefore length and breadth of the rectangular part शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो लेंथ कितना है 7 मीटर्स एंड ब्रेथ कितना है, देखो 7 - 3 विच इज 4 मीटर्स। वापस से सब तुम आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे 7 4 तो एरिया कितना हो गया, देखो एरिया इसका रेक्टेंगल का हो गया 28, 7 4 से 28 लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है 28। तो ट्रायंगुलर पार्ट का भी देखते चलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ब्रेथ कितना है, देखो x की जगह 7 है तो ब्रेथ वैसे कितना है 4, तो इसका बेस भी 4, हाफ इंटू 4 इंटू हाइट तो 12 दिया है, हाफ इंटू 4 इंटू 12 तो हाफ इंटू 4 इंटू 12 तो 48/2 दैट इज 24। तो इसका ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है 24, इसका एरिया कितना आ रहा है 28। तो देख सकते हो ये जो है इस एरिया से 4 ज्यादा है, मतलब एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हमारा है और आंसर भी एकदम करेक्ट आया है। तो इस तरीके से इसको भी नोटबुक में लिखो। एक लास्ट एग्जांपल, एक लास्ट टाइप बचता है, थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप। बेसिकली अपन जब ये नॉर्मल हर जगह यूज करते हैं, प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर भी एक टाइप का एक क्वेश्चन करा लेता हूं ताकि तुम लोग को अच्छे से इसका आइडिया आ जाए कि कब कैसे अप्लाई करना है। लिख लो दिन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं खत्म करता हूँ, ठीक है, उससे चैप्टर भी खत्म हो जाएगा अपना। लिख लो इसको। चलो एक लास्ट एग्जांपल है आज का। बेसिकली मैंने कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहते हैं वो सब ओपन करने वाले हैं। तो प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को पहले आइडिया दे दूं कि क्या होता है प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो कोई अपन चीज सपोज खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस पे, सपोज वो बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस पे, कोई भी शॉपकीपर खरीदता है किसी अमाउंट पर, बेच किसी अमाउंट पे रहा है, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस जो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, कि मतलब जितने पैसे में खरीदा और उस पर कम पैसे में बेचा है, तो इसका मतलब वी हैव अ लॉस, ठीक है। और लॉस का मतलब अगर कितना लॉस है वो निकालना है, तो हमें कैसे निकालेंगे, देख सकते हो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब कितना ज्यादा है तो वो हमें लॉस देगा। और ऑफ कोर्स लॉस परसेंटेज, मतलब कितने परसेंटेज हमें लॉस हुआ है वो भी हमें निकाल सकते हैं। वो कैसे होता है, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। बेसिकली कितना परसेंट लॉस हुआ है हमने, कि इतना अच्छा इस चीज को हमने इसके कम भाव पे बेचा है, तो इसका मतलब कितना परसेंटेज लॉस हुआ, कितना घाटा हुआ हमारा, कितना परसेंटेज। तो परसेंटेज के टर्म में निकालना तो हमेशा इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिमिलरली अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से कम है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, या फिर कई बार इसको गेन भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट, गेन, लॉस, ठीक है, ऐसे इस तरीके से चलता है। तो प्रॉफिट का मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से कम है, ठीक है, ज्यादा सेलिंग प्राइस हमने ज्यादा भाव पे भेजा है, तो इसका मतलब हमारा फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हटाओ, तो जो भी जितना भी पैसे बचे हैं वो अपना उतना प्रॉफिट हुआ है। और सिमिलरली प्रॉफिट परसेंटेज या फिर गेन परसेंटेज सेम चीज है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो अब इसमें लॉस हुआ तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
या फिर इस तरीके से लिख सकते हो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। याद रखना बस ये चीज हमेशा पॉजिटिव आने वाली है, तो ऊपर में बस वो जो भी बड़ा वाला क्वांटिटी से छोटी वाली क्वांटिटी माइनस करनी है, और नीचे में तो कॉस्ट प्राइस रहेगा हमेशा, ये मत भूलना, नीचे में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा। बहुत लोग गलतियां करते हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है तो भी नीचे में कॉस्ट प्राइस, और लॉस परसेंटेज निकालना है तो भी नीचे में कॉस्ट प्राइस। तो बेसिक डेटा है, ये सब चीजें तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर यहाँ से स्टार्ट कर रहे तो बस थ्योरी थी, नॉलेज था बस तुम लोग के लिए, पता भी होगा बहुत लोग। और डीलर सेल्स अ टॉय, तो मतलब सेलिंग प्राइस हमें पता है कितना है, ₹24, एंड गेन्स एज मच परसेंटेज, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है, उससे कॉस्ट प्राइस निकालने बोल रहा है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹X। तो देखो, एंड गेन्स एज मच परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस, मतलब गेन हो रहा है उसको, तो गेन हो रहा है, इसका मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से क्या होगा, वो कम होगा, क्योंकि उसको फायदा हुआ है ना, तो उसने ज्यादा पैसे में बेचा है, तो 24 जो है वो X से क्या होगा, ज्यादा होगा। X की वैल्यू 24 से कुछ कम आएगी। ठीक है, तो गेन जो है वो गेन कितना हुआ पहले तो वो निकालते हैं। तो गेन कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमेशा सेलिंग प्राइस में से हटाओ कॉस्ट प्राइस को, तो इतने रुपीस गेन हुए, मैं चलिए इसको ऐसे लिख देता हूं, रुपीज इज इक्वल टू ₹24 माइनस X, इतना गेन हुआ। और गेन परसेंटेज देखो उसने क्या बोला है, एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ऐसे उसने दिया है। इसका मतलब गेन परसेंटेज पहले तो निकालते कितना है, तो गेन परसेंटेज क्या होता है, देखो गेन परसेंटेज प्रॉफिट वैसे कितना है, यहाँ पे X दिया है, कॉस्ट प्राइस X है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले, तो गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज कितना हुआ, देखो गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू X, राइट। अब गेन कितना देखो, तो गेन है 24 माइनस X अपॉन कॉस्ट प्राइस तो X ही है, इंटू 100 इज इक्वल टू X। बस अब सॉल्व करना है, काम तो हो गया। देखो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है, मतलब X की वैल्यू इसके बराबर है, X को ट्रांसपोज करो उस साइड, तो 24 माइनस X इंटू 100 इज इक्वल टू X²। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है अभी, तो ये 24 100 बन जाएगा, माइनस 100X बन जाएगा, इज इक्वल टू X²। और सबको अगर एक साइड लेके आते हैं तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, X² प्लस 100X माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक थोड़ी सी लंबी है, बड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं फटाफट। तो X इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 100 प्लस माइनस √b², यानी 100 का स्क्वायर, तो कितने जीरो, 2 जीरो थे, स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, b² माइनस 4 a1 है, c माइनस 2400 है। ठीक है, अपॉन 2a, ए तो वही है। तो इस तरीके से सीधा चलो फॉर्मूला लगा दिया, माइनस 100 प्लस माइनस ये है 10,000 माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, 24 4 अगर निकालते हो तो 96 आता है, तो ये 9600 बन जाएगा। ठीक है, और नीचे में 2 आ रहा है, बस अब कैलकुलेट करते जाओ ऐसे, 100 प्लस माइनस 19600। ठीक है, अपॉन 2, 196 किसका स्क्वायर रहता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर रहता है 196, तो वो था 14 का स्क्वायर रहता है, तो ये बन जाएगा 14। ठीक है, और एक जीरो आएगा, मतलब 140 इसकी वैल्यू आएगी। तुम चलिए इसका स्क्वायर करके देख सकते हो, 140 का स्क्वायर 196 आता है। मैंने इस तरीके से देखा, 2 जीरो का एक जीरो आया, 196 का परफेक्ट स्क्वायर है 14, तो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे 2, बस 2 वैल्यूज आ रहे हैं, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके देखते हैं। तो x इक्वल टू माइनस 100 प्लस 140/2, यानी 140 माइनस 100 40/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, 28 आ रही है। और दोनों को नेगेटिव लेके देखते हैं, वैसे नेगेटिव तो आएगा नहीं, 100 माइनस 140/2 विच इज माइनस 240/2 विच इज x इक्वल टू माइनस 120। ये तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव आंसर आ नहीं सकता, इसका मतलब x की वैल्यू 20, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹20। इस तरीके से देखो, सेलिंग प्राइस 24 रुपए में उसने बेची है वो चीज, लेकिन उसको मिली थी 20 रुपए में, मतलब उसका प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पे बच्चे ये सब निकाल सकते हैं, ये वैसे जरूरत नहीं है। प्रॉफिट उसका कितने का है, 4 रुपए उसको प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज या फिर गेन परसेंटेज दोनों सेम थिंग है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो 4 अपॉन कितना है 20, राइट, क्योंकि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो देखो 4 5
20। तो देख सकते हो उसको 20% का प्रॉफिट मिला है, पूरे प्रॉफिट मार्जिन है उसका 20%। ठीक है, तो देख सकते हो ये 20% प्रॉफिट भी है और कॉस्ट प्राइस भी 20 रुपए था। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में मैच कर सकते हो एंड गेज एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। देयरफॉर उसका गेन परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज भी 20% है और कॉस्ट प्राइस भी 20 रुपीज है। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन आने चाहिए। मैंने यहाँ पे बस थियरी बताने के लिए ये क्वेश्चन बताया है, ये सब सबको अच्छे से आना चाहिए प्रॉफिट लॉस की थियरी। ठीक है, चलो और भी टाइप के बहुत से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो अलग अलग डिपेंड करता है कि मैथ्स में अलग अलग कंसेप्ट क्या क्या है। आगे जब जाओगे तो और भी अलग अलग थियरी पढ़ोगे इसके बारे में, तो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज अच्छे से करना आना चाहिए। बस इस चैप्टर में यही मेन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, सीखना कैसे, वो सब चीजें हैं। ठीक है, तो इसी से अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तब तक के लिए इस चैप्टर के जितना भी अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट करो। और अगर होमवर्क में भी और भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं, यहाँ पे आज के डिस्क्रिप्शन में देखना, मैंने कुछ एक्सरसाइज अटैच किए, तो वो पूरी एक्सरसाइज खत्म करो, पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है। और भी अगर कोई किसी को क्वेश्चन चाहिए तो तुम लोग मांग सकते हो मेरे से, मैं तुम लोग को और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो दे सकता हूँ, ओनली इस चैप्टर पे बेस्ड। ठीक है, और अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से अपना मैंने कुछ और प्लान किया है। नेक्स्ट वीक में तुम लोग को पहले तो पेपर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में जितना भी अपना पेपर हमारा हुआ था रेजॉक्सी का, तो वो सब पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं शायद 1-2 लेक्चर में शायद हो जाए, या फिर 3 लेक्चर भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कितना फटाफट खत्म होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो भी पेपर के डाउट्स है वो मुझे पूछो, और उसके हिसाब से मैं तुम लोग को आगे नेक्स्ट वीक में पेपर के जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर करवाते रहूंगा। हर एक क्वेश्चन तो ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है कि हर एक क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, बहुत टाइम हो जाएगा। उसके वजह से तुम लोग बताओ मुझे कौन कौन से क्वेश्चन डाउट थे पेपर में, उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेपर। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई भी दिक्कत है इस चैप्टर में तो मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए थोड़ा सा हिंदी लेक्चर हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देखो इसको अच्छे से और कोई भी डाउट्स है पूछो। ठीक है, चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।